डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। और आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है। क्लास 10 का यह थर्ड लेक्चर है जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, यानी आप लोग पूछ सकते हैं न्यूट्रलाइजेशन एक्शन क्या होता है, ठीक है ना। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं हम लोग कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया उसे कहते हैं जब कोई अम्ल और क्षार जब आपस में मिलते हैं तो वो बनाते हैं लवण तथा जल। क्या बनाते हैं? लवण तथा जल बनाते हैं। तो इस अभिक्रिया को हम कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। और एग्जांपल अगर हम आपके सामने रखते हैं, देखिए यहाँ पे मैं बात करूँ A प्लस B मिलेगा बनाएगा C प्लस D बनाएगा A प्लस B जब एक करेगा तो बनाएगा क्या C प्लस D। तो यहाँ पर देखिए समझने का प्रयास कीजिएगा, जब अम्ल प्लस क्षार मिलते हैं, क्या जब अम्ल प्लस क्षार मिलते हैं ये बनाते हैं, क्या बनाते हैं? सॉल्वेंट वाटर। क्या बनाएंगे? सॉल्वेंट वाटर। क्या बनाएंगे? सॉल्वेंट वाटर। यानी कि हम लोग बनाएंगे लवण प्लस जल। ये क्या बनाएंगे? लवण प्लस जल। देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ एसिड प्लस बेस रिएक्ट्स विद देन मेक अ सॉल्ट प्लस वाटर। आप दोनों लैंग्वेज में लिख सकते हैं, ठीक है ना। आपको जो लैंग्वेज सुटेबल है उस लैंग्वेज में आप लिख के ट्राई कर सकते हैं। अब चलिए मैं एक रिएक्शन लिखता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि वो रिएक्शन कैसे काम करता है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे एक बेस लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या होता है आप समझिएगा। जब हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH को जब हम कराते हैं रिएक्शन H2SO4 के साथ, ध्यान से समझिए, जब NaOH एक मेरा बेस है, क्या है मेरा बेस। बेस क्या होता है? क्षार। यानी ये क्षार है। क्या है? क्षार। इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। याद रखिए यह सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग किसके रिएक्शन करा रहे हैं? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, ठीक है ना। सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। अब देखिए जब इसका रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनाएगा? बताइए। अगर आपको आता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए क्या बनाएगा। यह बनाएगा Na2SO4 प्लस में क्या बनेगा? बताओ। वाटर। प्लस क्या बनेगा? वाटर, यानी H2O, ठीक है। अब ध्यान से समझिए ये रिएक्शन हुआ कैसे, ठीक है। ये रिएक्शन हुआ कैसे? देखिए यहाँ पे सोडियम की कितने हैं? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 2, यहाँ पे हाइड्रोक्साइड में 2 और यहाँ पे H2SO4। इसको मैंने बैलेंस करने के लिए क्या किया? Na2SO4 किया था, ठीक है। जब HO4 के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है ना। आपको अगर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करना होगा तो आप वहाँ से पता कर सकते हो, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे जब क्षार के साथ जब हम एक एसिड मिलाते हैं, यानी एक अम्ल को मिलाते हैं तो बनाता है लवण। क्या बनाता है? लवण। ये जो मेरा रिजल्ट आया उसका लवण होगा, याद रखिएगा लवण। दोनों का सकते साल्ट बोल सकते हैं, तो ठीक है। अब इसको हम क्या बोलेंगे? जल, वाटर। इस रिएक्शन को हम लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए उदासीनीकरण अभिक्रिया यही क्रिया होती है जब एसिड के साथ बेस को मिलाते हैं, यानी जब क्षार के साथ किसी अम्ल को मिलाते हैं और मिलाने के बाद जब कोई लवण बन जाता है और लवण के साथ साथ क्या बनता है? जल बनता है। तो उस पूरी अभिक्रिया को हम कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है। इसे नोट करो। मैं एक और एग्जांपल आपको लिखकर समझाने का प्रयास करता हूं। इसका नाम लिखते
देन इसका नाम लिख दीजिएगा सोडियम सल्फेट होता है। क्या नाम होगा? सोडियम सल्फेट। ओके, ये जो बना Na2SO4 सोडियम सल्फेट। ओके, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हो गया? तो चलिए हम लोग एक रिएक्शन और लिखते हैं, पता करने का प्रयास करते हैं कि क्या होता है नहीं होता है। ठीक है, चलिए यदि हम लोग बेकिंग सोडा के साथ एसिटिक एसिड, ठीक है ना, बेकिंग सोडा के साथ एसिटिक एसिड को लेकर आते हैं, मान लो सब लोग पहले मान लो यहाँ पे बेकिंग सोडा को एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा? तो बता सकता है? एनीवन बताओ। तो इससे बनेगा सोडियम एसीटेट। ओके, सोडियम एसीटेट प्लस CO2 प्लस H2 यानी वाटर। ये मेरा एक नॉर्मल सा रिएक्शन है। अब देखो ये जो रिएक्शन है, बेकिंग सोडा क्या है? बेस है। क्या है? बेस। इसको तुम क्या कहते हो बेटा? क्षार हो गए थे। और एसिटिक एसिड क्या है मेरा? एसिड है। देखो इसका नाम है क्या है? एसिड। इसको हम क्या बोल रहे थे? अम्ल। तो जब ये रिएक्शन किया, यानी जब ये क्षार जब अम्ल के साथ मिला, रिएक्शन किया, तो क्या बनाया? सोडियम एसीटेट। क्या बनाया? सोडियम एसीटेट। जो कि एक प्रकार का क्या है? सोडियम एसीटेट क्या है? सॉल्ट है। क्या है? सॉल्ट। इसको तुम क्या बोलोगे? लवण बोलोगे। क्या बोलोगे? लवण। और CO2 क्या है? यहाँ से गैस रिलीज हो रहा है और साथ साथ क्या होगा? वाटर तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है ना? तो चलो हम लोग इसका रिएक्शन पढ़ लेते हैं क्या होगा। ठीक है, तो रिएक्शन लिखने के लिए आप सबको रेडी है? तो लिखिएगा NaHCO3 प्लस CH3COOH एक करता है तो बनाता है CH3COO Na प्लस CO2 प्लस। ओके, और यहाँ से बात यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या हो रहा है? रिलीज हो रहा है। ठीक है ना, एक चीज याद रखना। ठीक है, तो इसे हम लोग बोलते हैं बेकिंग सोडा। क्या बोलेंगे? बेकिंग सोडा। इसे NaHCO3 को याद रखना। और NaHCO3 माने क्या है? क्षार। क्या है? क्षार। और CH3COOH जो बनाया वो एसिटिक एसिड यानी एसिटिक अम्ल है। ये तुम्हारा क्या हो गया? अम्ल। दोनों रिएक्शन किया, क्या बनाया? सोडियम एसिटेट। जो तुम्हारा क्या है? लवण। ठीक है, और यहाँ देखो CO2 क्या है? गैस। क्या है? गैस जो कि बाहर निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ H2 यानी वाटर। ठीक है, तो इस दोनों रिएक्शन को आप नोट करके आप समझ सकते हो कि कैसे उदासीनीकरण ये काम करती है। यानी एक तरीके से बोले ना कि देखना, जब तुम लोग कभी आम तरह की घोड़ा होता है खाए होंगे, तो उसमें क्या होता है कि खाते समय काफी ज्यादा खट्टा लगता है, तो दांत भी खट्टा हो जाता है। तो हम लोग कई बार क्या करते हैं कि नमक ले लेते हैं। क्या लेते हैं? नमक। और नमक जो है एक प्रकार का बेस है। और जब हम जैसे नमक लेते हैं ना, तो वह नमक क्या कर देता है? उस एसिड के इफेक्ट को कम कर देता है। जब उस एसिड के इफेक्ट को कम कर देगा तो क्या हो गया? वो न्यूट्रल हो गया। न्यूट्रल होने के बाद क्या होता है? लेवल पे वो इफेक्ट ज़्यादा नहीं शो कर पाता है। तो उस अभिक्रिया को, उस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया। समझ नहीं आया? ऐसे नोट करो, जहाँ समझ नहीं आया वहाँ पूछने का प्रयास करो। ठीक है, सीखना है और एक अच्छा नागरिक बनना है, और ठीक है, और कुछ अच्छा करना है। तो यहाँ तक नोट करो। ठीक है, मैं अगला रिएक्शन बनाता हूँ तुम लोगों को। ठीक है, देखो तो चलो देखो, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं इसी अवस्था में प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया यानी फोटोकेमिकल रिएक्शन क्या होते हैं, प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है, क्यों, कैसे काम करती है। तो प्रकाश द्वारा यानी
सनलाइट द्वारा जो भी क्रियाएं संपादित की जाती है उससे हम लोग कहते हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, एक लाइन समझना। अब हम बात करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? तो कहता है कि एक साथ होने वाली दो क्रियाएं, यानी एक साथ होने वाली दो क्रियाएं क्या है? या तो ऑक्सीजन को आयोडीन में जोड़ेंगे या तो वो हाइड्रोजन को वहां से हटाएंगे, यानी एक साथ दो रिएक्शन यहाँ पे काम करेगा। ठीक है, दो क्रियाएं काम करेंगी, जैसे ऑक्सीकरण एंड अवकरण। यानी पहला जो होगा वो होगा ऑक्सीडेशन, और दूसरा जो होगा वो होगा रिडक्शन। यानी एक साथ दो प्रोसेस जो काम करता है उसे कहते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है ना, तो ऑक्सीकरण और अवकरण को रिडक्स अभिक्रिया कहते हैं, यानी रिडक्स रिएक्शंस कहते हैं। ठीक है ना, तो हम समझेंगे रिएक्शन में ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शंस क्या होते हैं। ठीक है ना, यानी ऑक्सीकरण और अवकरण हमारे जहाँ से सवाल बनेंगे हम लोग वहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना, किस पॉइंट से सवाल क्या क्या बन सकते हैं हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो देखिएगा कि ऑक्सीकरण और अवकरण क्या होते हैं। तो मैंने लिखा किसी पदार्थ द्वारा, और कीजिएगा किसी पदार्थ द्वारा, ना कि यौगिक, किसी पदार्थ द्वारा जब ऑक्सीजन को प्राप्त करने या खोने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। यानी कोई एलिमेंट, तो ध्यान समझिएगा, यदि कोई एलिमेंट ऑक्सीजन को गेन कर रहा है या क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, तो उसे हम क्या करेंगे, ऑक्सीकरण करेंगे। क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण करेंगे। देखिए यहाँ सीधा सीधे किसी पदार्थ द्वारा ऑक्सीजन प्राप्त करने या खोने की क्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। यानी जिस भी रिएक्शंस में यदि किसी एलिमेंट के द्वारा, किसी पदार्थ के द्वारा, किसी मेटल के द्वारा, किसी पदार्थ के द्वारा यदि ऑक्सीजन को ले रहा है या ऑक्सीजन दे रहा है, उस पूरे प्रोसेस को हम कहेंगे ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीकरण। ओके, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, एग्जांपल देते हैं हम आपको। देखिए, यदि कार्बन में हम ऑक्सीजन को जोड़ दें, ध्यान समझिए, यह कार्बन यहाँ देखो है, यह कार्बन C4 कार्बन सबको पता है और O4 ऑक्सीजन। जब हम कार्बन में ऑक्सीजन गैस को जोड़ते हैं यह बनाता है CO2। क्या बनाता है, CO2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनाएगा यह, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 की गैस बना रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कार्बन के पास ऑक्सीजन आ रहा है, क्या है, आ रहा है, उसको जोड़ा जा रहा है, यानी लिया जा रहा है। ठीक है, तो क्या होगा है, CO2। तो यह जो रिएक्शन होगा वह रिएक्शन कैसा होगा, ऑक्सीकरण। कैसा होगा, ऑक्सीकरण, याद रखना, ऑक्सीकरण है। कैसा रिएक्शन है, ऑक्सीकरण। ठीक है ना, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ठीक है, अभिक्रिया। ठीक है, जब आगे हम बढ़ते हैं, इसी वजह से जब आगे बढ़ते हैं तो नंबर 2 की तरफ देखना, किसी यौगिक द्वारा हाइड्रोजन प्राप्त करने या ऑक्सीजन खोने। अब यहाँ पे कंपाउंड की बात कर रहे हैं। कंपाउंड क्या होता है, जब दो या दो से अधिक एलिमेंट यानी पदार्थ जब आपस में मिल जाते हैं तो वह यौगिक का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो समझना है यहाँ से किसी यौगिक द्वारा हाइड्रोजन प्राप्त करने या ऑक्सीजन खोने की क्रिया को क्या कहेंगे, हम लोग अवकरण कहेंगे। क्या करेंगे, अवकरण कहेंगे, यानी रिडक्स कहेंगे। क्या कहेंगे, अवकरण। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे यह काम करता है अवकरण। तो हम लोग एक रिएक्शन और पढ़ेंगे कॉपर के साथ, Cu के साथ, कॉपर के साथ इसको मिलाकर, बोलिए कॉपर के साथ किसे मिलाकर, तो हम कॉपर के साथ कॉपर ऑक्साइड के साथ हम हाइड्रोजन को ऐड करेंगे। अब देखिए यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन को ऐड किया जा रहा है, तो आप देखना यहाँ पे क्या हो सकता है। कॉपर ऑक्साइड के साथ हम किसको ऐड कर रहे हैं, हाइड्रोजन को। तो आप बताओ, यहाँ पे तो हाइड्रोजन मिल रहा है,
प्राप्त करने या ऑक्सीजन प्राप्त करने या खोने की क्रिया को हम लोग अवकरण कहते हैं। तो यह रिएक्शन क्या बनाएगा? यह बनाएगा रिएक्शन Cu+H2 यानी कॉपर प्लस वाटर या रिएक्शन बनाएगा और इस रिएक्शन को हम कहेंगे अवकरण अभिक्रिया। क्या बोलेंगे? अवकरण अभिक्रिया। जहां नहीं समझ में आए एक बार जरूर पूछना ताकि तुम्हारा कांसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है? तो यहाँ क्या समझ लो, मैं एक लाइन में तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब कॉपर ऑक्साइड के साथ हम हाइड्रोजन को ऐड करते हैं तो तुम्हारा डिफिनेशन ही कर रहा है कि किसी यौगिक के द्वारा, यानी ये Cu क्या है? तुम्हारा एक यौगिक है। यहाँ पर देखो कॉपर प्लस ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है तो बनाता है कॉपर ऑक्साइड। जब किसी यौगिक के द्वारा हाइड्रोजन प्राप्त किया जाता है, यहाँ हाइड्रोजन मिल रहा है, यह ऑक्सीजन को डोनेट किया जा रहा है, खोया जा रहा है, उस पूरे प्रोसेस को कहते हैं, हम क्या कहते हैं? अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। एक लाइन पे याद रखना, जब कोई यौगिक ऑक्सीजन प्राप्त करे या हाइड्रोजन प्राप्त करे या खो दे, उस पूरे प्रोसेस को, उस पूरे प्रक्रिया को हम कहेंगे अवकरण अभिक्रिया, ठीक है? अब देखो ऑक्सीकरण क्या कहता है कि जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन खो देता है, ठीक है, या प्राप्त कर लेता है, तो उस प्रोसेस को कहते हैं ऑक्सीकरण, ठीक है? क्लियर हो गया? तो क्लियर हो गया, इसे नोट कर लो। थोड़ा कुछ और पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं और डिस्कस करने के बाद हम लोग जो बुक के अंदर जो क्वेश्चंस वगैरह हैं, जैसे मैग्नीशियम टेबल को साफ करने पर क्यों हवा में जलने लगता है, उससे सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे बुक के इंटरनल एक्सरसाइज के अध्याय को भी डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले कंसेप्ट जानना जरूरी है और ये जो कंसेप्ट है वो शॉर्ट कंसेप्ट है, ठीक है ना? और यहाँ से डायरेक्ट सवाल पूछे गए हैं, बेसिक पर जरूर पढ़ो और पेपर में सवाल कई बार आए हैं, लिखना कि अवकरण कौन है, इसमें ऑक्सीकरण कौन है, कौन सी रिएक्शन को कैसे परफेक्ट कर सकते हैं, जिसे आप नोट कीजिए, हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करने वाले, ठीक है? तो इसे नोट कर लीजिए। तो अब देखना टॉपिक जो है रासायनिक अभिक्रियाओं के लक्षण क्या क्या होते हैं, ठीक है ना? सिम्टम्स, जैसे बीमारी होता है लोगों को, डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कैसे पहचानता है यार इस डिजीज का यह सिम्टम है, इस बीमारी का यह लक्षण है। उसी प्रकार रासायनिक अभिक्रियाओं में भी कुछ लक्षण होते हैं। तो सबसे पहला है कि गैस की उत्पत्ति। क्या चीज? गैस की उत्पत्ति। तो हम उसको बोल सकते हैं इवोल्यूशंस ऑफ गैस। क्या बोल सकते हैं? इवोल्यूशंस ऑफ गैस। अब मुझे बताओ इवोल्यूशंस ऑफ गैस कैसे होता है? अब समझने का प्रयास करना। इवोल्यूशंस ऑफ गैस यानी अगर हम बात करें गैस की उत्पत्ति, अगर रासायनिक अभिक्रियाएं होंगी तो इस सारे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे कि गैस की उत्पत्ति कैसे होती है, ठीक है ना? तो हम लोग बताएंगे कि जब हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट के साथ, इसके साथ कैल्शियम कार्बोनेट के साथ, समझना गैस की उत्पत्ति कैसे होती है? जब कैल्शियम कार्बोनेट के साथ हुआ, हिंदी भी यही होता है, कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है, ठीक है ना? जब कैल्शियम कार्बोनेट के साथ हम लोग लिख कर आते हैं किसको? हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो क्या बनेगा बताओ? तो हुआ बनता है तुम्हारा यहाँ पे बनेगा कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, प्लस CO2 प्लस वाटर, ठीक है ना? तो गैस की उत्पत्ति कैसे होती है आप समझना है। यहाँ पे मैं रिएक्शन लिखता हूँ, ठीक है, मैं रिएक्शन लिखता हूँ, समझना। तो कैल्शियम CaCO3 को जब हम लिख कराते हैं HCl के साथ, HCl जो बेटा फॉर्मूला है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है? तो कैल्शियम कार्बोनेट लिख देता हूँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी अम्ल, ठीक है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका हो गया। जब ये रिएक्शन करेगा तो बनाएगा, अब आज हम इसको रिएक्शन करते हैं CaCl
कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 प्लस CO2 प्लस CO2, तो गैस बनेगा, तो गैस बनेगा कहाँ जाएगा ऊपर। जब गैस रिलीज होगा, जब प्रक्रिया के दौरान गैस रिलीज होता है निकलता है, तो गैस कहाँ जाता है ऊपर, प्लस क्या बनाएगा वाटर, क्या बनाएगा वाटर, क्या बनाएगा वाटर। ठीक है, ये रहा हमारा रिएक्शन, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो रहा है, इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, गैस की उत्पत्ति होती है, जो कि मेरा कौन है CO2, कौन है CO2। ठीक है, इसे नोट डाउन करो। इसका बेसिक एग्जांपल आप समझ सकते हो, कोल्ड ड्रिंक पीते होगे, जैसे आप कोल्ड ड्रिंक का ढक्कन खोलते हो देखो उसमें से गैस बाहर निकलता है, तो जब हम लोग किसी भी रिएक्शन में रिएक्ट करता है ना, तो गैस बाहर निकलेगा। ठीक है ना, तो याद रखना जब कैल्शियम कार्बोनेट को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ हम मिलाते हैं तो बनता है CaCl2 यानी कैल्शियम क्लोराइड प्लस CO2 प्लस वाटर। ठीक है, क्लियर हुआ। तब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, तो हम लोग का टॉपिक क्या होगा याद रखिएगा, हम लोग का चेंज इन कलर यानी रंग परिवर्तन कर। सेकंड टॉपिक तो हम अवक्षेप पढ़ना ना, अवक्षेप कैसे बनता है। ठीक है ना, अवक्षेप कैसे बनता है, तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन कैसे होता है, ठीक है ना, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है ना, तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, ठीक है ना, तो अवक्षेप बनना मतलब हो गया फॉर्मेशंस ऑफ प्रेसिपिटेशन। ठीक है, फॉर्मेशंस ऑफ प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशंस ऑफ प्रेसिपिटेट यानी अवक्षेप कैसे बनेगा। एक रिएक्शन समझ में आ गया विद्यार्थी, तो चलो हम और रिएक्शन देखने का प्रयास करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट कैसे होता है। ठीक है, तो समझना सेकेंड पॉइंट को हम डिस्कस कर रहे हैं, अवक्षेप बनना। ठीक है ना, अवक्षेप कैसे बनता है समझना। जब अवक्षेप बनने की बात करते हैं तो फॉर्मेशंस ऑफ प्रेसिपिटेट कैसे होता है भाई। तो सबसे पहले जब रिएक्शन होगा तो उस रिएक्शन के दौरान जो बनेगा उसी को हम क्या कहेंगे अवक्षेप। तो ध्यान से समझने का प्रयास करना, मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, जब सिल्वर नाइट्रेट को हम रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, सोडियम क्लोराइड के साथ, यानी यहाँ पे लिख रहा हूँ AgNO3 को जब हम करा रहे हैं NaCl के साथ, तो ये रिएक्शन में क्या बनता है AgCl प्लस NaNO3 बनेगा। आप देखो प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में मुझे AgCl मिला है, क्या मिलेगा AgCl। ठीक है ना, सिल्वर क्लोराइड क्या मिलेगा AgCl, जो कि होता है क्या सिल्वर क्लोराइड। ठीक है ना, तो याद रखना। तो हम लोग बात करते हैं सिल्वर नाइट्रेट, ये मेरा क्या हुआ सिल्वर नाइट्रेट। ध्यान से पूरा समझना कैसे होता है, हम लोग इसको डिटेल थोड़ा सा जान लेते हैं एक बार। जब सिल्वर नाइट्रेट के साथ जब हम लोग सोडियम क्लोराइड को जब मिलाते हैं, NaCl का नाम होता है सोडियम क्लोराइड और इसको कॉमन साइंटिफिक नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है ना, तो जब सिल्वर नाइट्रेट को AgNO3 को जब हम लोग सोडियम क्लोराइड के साथ मिलाते हैं तो ये मुझे क्या देता है बताओ, तो यह देता है सिल्वर क्लोराइड। क्या देता है सिल्वर क्लोराइड, क्या देगा यार सिल्वर क्लोराइड देगा प्लस। अब देखो ये जो सिल्वर क्लोराइड है ना, यही प्रेसिपिटेट का फॉर्म में मुझे मिलेगा कौन से कलर में, तो यह मिलेगा व्हाइट कलर में। कौन से व्हाइट कलर में प्रेसिपिटेट के फॉर्म में और शेप के रूप में मिलेगा। याद रखना जब हम लोग सिल्वर नाइट्रेट को सोडियम क्लोराइड के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं तो बनाता है सिल्वर क्लोराइड प्लस बताओ NaNO3
क्या बनाएगा? Na2NO3 क्या बनाएगा बताओ? ठीक है ना, तो ये बनाएगा सिल्वर क्लोराइड प्लस NaNO3, ठीक है ना, सोडियम नाइट्रेट। अब देखो यहाँ पे मैं क्या बात कर रहा हूँ, यहाँ पे सोडियम नाइट्रेट बनेगा, ठीक है ना, लास्ट में मैं लिख देता हूँ सोडियम नाइट्रेट बनेगा, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से हुआ, जो हम लोग ऑक्सीजन की बात कर रहे थे ना कि जब रासायनिक अभिक्रिया में कुछ चेंजेस होते हैं, देखने को मिलता है जो परिवर्तन, तो ऑक्सीजन बनता है। तो यही जो ऑक्सीजन बना है यहाँ पे AgCl बना, क्या बना? AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड, जो कि व्हाइट कलर के फॉर्म में प्रेसिपिटेट के फॉर्म में मुझे मिला, ये ऑक्सीजन में मिला, ठीक है। इसे नोट डाउन करो। मैं अलग से समझाता हूँ, रंग परिवर्तन क्या है? चेंज इन कलर। मैं इसे डिस्कस करने वाला हूँ, चेंज इन कलर क्या होता है, ठीक है ना, कि अगर कोई रिएक्शन होता है जिसका कलर चेंज कैसे होता है, रंग में परिवर्तन कैसे होता है, उसे हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले आप इसे नोट करो, ठीक है। एक बार समझ लिए तुम 10 बार समझने का प्रयास करो, ठीक है। मैं हूँ तुमको समझाने के लिए, इसलिए घबराने की बात नहीं है। केमिस्ट्री अपनी सब्जेक्ट है और अपने सब्जेक्ट में बिल्कुल आराम से सीखना है, ठीक है। तो इसे आप लोग नोट करो और मैं आता हूँ फिर रंग परिवर्तन बताने आपको। नोट डाउन करो। अब हम डिस्कस करने वाले हैं चेंज इन कलर, हो गया। तो चेंज इन कलर में आओ कि अगर कोई रिएक्शन होता है तो चेंज इन कलर कैसे होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले ध्यान से समझना कैसे होगा। तो जब हम इसका डिस्कस करेंगे ऐसे टॉपिक है थर्ड पॉइंट, रंग परिवर्तन। रंग परिवर्तन, ठीक है ना। और हर कोई इंसान के अंदर चेंजिंग आता है, तो ये रिएक्शन है, इसके अंदर भी चेंजिंग वैसी बात नहीं चाहिए क्या। जब मौसम भाई बदल जा रहा है एट टाइम और एक क्षण, तो इधर रिएक्शन है और रिएक्शन में डेफिनेटली 10% कलर चेंज होगा, ठीक है। तो और रंग परिवर्तन की हम बात करते हैं चेंज इन कलर की। तो जब चेंज इन कलर की हम बात करते हैं तो चेंज इन कलर क्या क्या होता है, तो समझने का प्रयास करना दोस्त। जब हम चेंजिंग कलर की बात करते हैं तो सबसे पहला हम लिखेंगे, देखिए ध्यान से यहाँ पे CuCO3, इसका जो नाम होता है वह कॉपर कार्बोनेट होता है। क्या होता है? कॉपर कार्बोनेट। यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ कॉपर कार्बोनेट। तो जो रिएक्शन कराते हैं, ठीक है ना, यानी जब हम उसे हीट देते हैं, हीट गर्म करते हैं, कॉपर कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है तो 21 डिग्री बदल जाता है, देखिएगा। तो CuO प्लस CO2, अब यहाँ देखिए CO2 गैस यहाँ पे रिलीज हो रहा है, ठीक है ना। तो अब हम बता रहे हैं कि अब देखिए क्या होगा। अब यहाँ देखिए CuCO3, यह जो था कॉपर, क्या था? कॉपर कार्बोनेट। क्या था यहाँ पर? कॉपर कार्बोनेट। तो CuCO3 को हम बोलते हैं कॉपर कार्बोनेट। कॉपर कार्बोनेट को जब हीट करते हैं यह क्या बनता है? कॉपर ऑक्साइड। क्या बनाएगा? कॉपर ऑक्साइड। क्या बनाएगा? कॉपर ऑक्साइड। क्या बनाएगा? कॉपर ऑक्साइड। याद रखिएगा, कॉपर ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। देखो यार ध्यान से, जब कॉपर कार्बोनेट को हम गर्म कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, तो यह अब देखो कॉपर कार्बोनेट कौन सा कलर में था? यहाँ पे ग्रीन कलर में था। जब हम कॉपर कार्बोनेट को गर्म किए और गर्म किए तो इसका कलर क्या हो जाएगा? कॉपर ऑक्साइड का कलर क्या हो जाएगा? ब्लैक। यही तो बात थी कि सर जब रिएक्शन होता है, जब अभिक्रिया होता है तो उसका कलर चेंज होता है कि नहीं। आप यहाँ देखो
बेटा जब हम कॉपर कार्बोनेट को गर्म करते हैं ना, कॉपर कार्बोनेट को जब गर्म करते हैं तो यह कॉपर कार्बोनेट टूट जाता है। क्या कर जाएगा? टूट जाएगा, दो पार्ट्स में टूटेगा और देखो टूटेगा तो बनाएगा कॉपर ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कुछ इसमें हार्ड नहीं है, आप पढ़ो ना डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो यहाँ पे वही रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, जब देखो इस कंपाउंड को हीट करके तोड़ा जा रहा है, टूट रहा है दो पार्टिकल्स में, Cu प्लस CO2 और यहाँ से CO2 जो है गैस रिलीज हो रहा है। ठीक है ना? ठीक है, तो याद रखना जब कॉपर कार्बोनेट को जब हम गर्म नहीं किए थे उसके पहले रंग क्या था? हरा था, और जब गर्म कर दिए तो उसका कलर कैसा हो गया? तो उसका कलर काला हो गया। ठीक है ना? उसी प्रकार यदि येलो सल्फर को हम गर्म करें, येलो सल्फर को देखना, येलो सल्फर को सल्फर, ठीक है ना? कौन सा सल्फर? येलो कलर का यदि हम लोग सल्फर ले रहे हैं, ठीक है, येलो कलर का ये सल्फर ले रहे हैं और इसे हम मेल्ट करते हैं। क्या करते हैं? मेल्ट करते हैं, तो इसका कलर चेंज होना क्या रहता है? रेड कलर में रहता है। कैसा कलर मुझे मिलेगा? रेड कलर मिलेगा। कैसा कलर मिलेगा मुझे? रेड कलर मिलेगा। याद रखना कैसा कलर मिलेगा? रेड कलर। कैसा कलर मिलेगा? रेड कलर। ये भी हम लोग येलो सल्फर को मेल्ट करेंगे, हमें कलर कैसा मिलेगा? लाल कलर मिलेगा। ठीक है ना? यानी यहाँ पे रंग परिवर्तन हो रहा है। समझ में आया? इसे नोट डाउन करो। हम लोग पढ़ते हैं तापमान में परिवर्तन, टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। इससे टेम्परेचर में कैसे हो जाता है? ठीक है, इसे आप नोट करो। तो चलो हम लोग पढ़ते हैं इसमें। देखो जब हम लोग टेम्परेचर पढ़ेंगे ना, तो टेम्परेचर में दो प्रकार के पढ़ेंगे हम लोग। एक होता है इंडोथर्मिक और एक होता है एक्सोथर्मिक, यानी एक ऊष्माक्षेपी और एक ऊष्माशोषी। ये दो अभिक्रियाएं होती हैं, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। क्या होते हैं इन दोनों को हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना? तो हम लोग बात करेंगे चेंज इन टेम्परेचर। इसके बारे में चेंज इन टेम्परेचर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। चौथे पॉइंट को डिस्कस करेंगे हम लोग तापमान में परिवर्तन। तापमान में परिवर्तन। अब देखिए तापमान में परिवर्तन कैसे होगा? तो चेंज इन टेम्परेचर, जब तुम कोई रिएक्शन कराओगे, ठीक है ना, जब तुम कोई रिएक्शन कराओगे तो उस रिएक्शन के टेम्परेचर में क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है या इंक्रीज कर रहा है या अपने और इक्विलिब्रियम में रह रहा है, उसे पता करना है कि उसकी मतलब तापमान में वृद्धि हो रही है कि नहीं हो रही है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो रिएक्शंस में अगर देखा जाए तो रिएक्शन दो प्रकार के होते हैं टेम्परेचर में। एक जो होता है हीट को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब, और एक हीट क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है। ठीक ना? अब देखो कहने का मतलब है कि आप उष्मा, हीट मतलब क्या होता है? उष्मा। इतनी भी हिंदी आती है लोगों को, और रिजॉर्ब मतलब प्राप्त करना, रिफ्लेक्ट मतलब हटाना। तो जब यह करता है तो एब्जॉर्ब जो करता है उसे हम क्या कहते हैं? ठीक है ना? और जो उष्मा को बाहर फेंकता है उसे क्या कहते हैं? इन सब के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो जो एब्जॉर्ब होगा उसे हम कहेंगे वो एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है ना? थोड़ा अगर मैं इंग्लिश यूज करूं तो घबराना नहीं है। और जो रिफ्लेक्ट करेगा उसको कहेंगे एक्सोथर्मिक, क्या कहेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब देखो मैं क्या कह रहा हूँ, जो तापमान में परिवर्तन होता है तो दो प्रकार के अभिक्रियाएं होती है। एक तो इंडोथर्मिक यानी ऊष्माशोषी, ऊष्माशोषी एंड ऊष्माक्षेपी। ठीक है ना? यह एक्सोथर्मिक जो है ऊष्माक्षेपी हो जाएगा। क्या होता है? ऊष्माक्षेपी। ठीक है? और ये होगा ऊष्माशोषी, ऊष्माशोषी। अब देखो ध्यान से मैं क्या बात करने वाला हूँ। ये जो अभिक्रियाएं हैं इनके बारे में हम कैसे बात करेंगे कि इसमें हीट रिलीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है? तो चलो मैं बात कर रहा हूँ N2 + O2 की मैं बात करूंगा। ठीक है ना? मैं एक रिएक्शन लिखता हूँ। ठीक है? और N2 + O2 + heat energy, N2 + O2 + heat energy
क्या बनाएगा, मिलकर बनाएगा 2NO। अब देखो यहाँ कहा कर रहा है कि इस रिएक्शन में, भैया करेगा ध्यान से देखो, इस रिएक्शंस में उष्मा को एब्जॉर्ब किया जा रहा है, उष्मा को लिया जा रहा है, हीट को लिया जा रहा है, टेम्परेचर इसमें क्या किया है, दिया जा रहा है, देखो ऐड किया जा रहा है ना, इससे हम लोग तापमान को दे रहे हैं, ऐड कर रहे हैं ना, तो इससे कहेंगे हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन, यानी कह सकते हैं उष्मा शोषी, यानी उष्मा क्या कर रहा है, शोषण हो रहा है, क्या हो रहा है, शोषण हो रहा है, यूज हो रहा है, यानी यहाँ पे देखो नाइट्रोजन ऑक्साइड है और यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्साइड है ना, तो दोनों को जब हम हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, बना रहे हैं नाइट्रस ऑक्साइड बना रहे हैं ना, तो देखो यहाँ पे N2 + O2 + हीट एनर्जी क्या बना रहे हैं, 2NO बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, 2NO बना रहे हैं, क्लियर है। अब देखो हम इसमें क्या बात करते हैं, C + O2 को मिलाएंगे, C + O2, तो इसमें क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस बनेगा ही बनेगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा ही बनेगा, बनने के साथ साथ यहाँ से हीट एनर्जी भी रिलीज होगी, यहाँ पे हीट एनर्जी भी मिलेगा। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि C + O2, देखो यहाँ पे C + O2 जब मिले आपस में तो क्या बने, CO2 + हीट एनर्जी, और हीट एनर्जी बाहर की तरफ निकलेगा, तो इसे हम कहेंगे, यहाँ पे जब ये बाहर की तरफ निकलेगा हीट एनर्जी, तो इसे हम कहेंगे होगा एक्सोथर्मिक, क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक, क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे, ठीक है ना, याद एक्सोथर्मिक रिएक्शन हम लोग कहेंगे जब C + O2 होगा तो CO2 + हीट एनर्जी प्रोवाइड करेगा, ठीक है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगा, यानी ऊष्मा क्षेपी, क्या करेगा, ऊष्मा क्षेपी रिएक्शन कहलाएगा, ठीक है, क्लियर हुआ। और देखो रासायनिक परिवर्तन में हम बात करें तो जो भौतिक परिवर्तन होता है वो किसका एग्जांपल होता है, भौतिक परिवर्तन जो होता है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल होता है, किसका होता है, भौतिक परिवर्तन, यानी फिजिकल चेंज आल्सो एग्जांपल्स ऑफ अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, फिजिकल चेंज आल्सो एग्जांपल ऑफ, किसका एग्जांपल होगा, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल होने वाला है, ठीक है। क्लियर हुआ, चलो अब हम डिस्कस करते हैं अवस्था में परिवर्तन, चेंज इन स्टेट, किसी भी मेटल का स्टेट चेंज कैसे करते हैं रिएक्शन के दौरान, ठीक है, इसे हम पढ़ेंगे, ठीक है, चलो आप इसे लिखो, अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि स्टेट में परिवर्तन कैसे होता है, चेंज इन स्टेट, तो ध्यान से देखना और समझना हम क्या बात करने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का अवस्था में परिवर्तन, और यह पूरा लास्ट है, ठीक है ना, यानी रासायनिक प्रक्रिया के जो लक्षण है उसके लास्ट टॉपिक है अवस्था में परिवर्तन। अब देखो बेटा ध्यान से यहाँ पे अवस्था में परिवर्तन कैसे होता है, चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट, ठीक है ना, किसी भी स्टेट को चेंज कैसे किया जाता है, चेंज इन स्टेट, चेंज ऑफ स्टेट, चेंज ऑफ स्टेट, ठीक है ना, चेंज ऑफ स्टेट। अब देखो सबसे पहले कि अगर कोई मैटर है तो उसके स्टेट को कैसे चेंज करेंगे, क्या तो उसे तोड़ देंगे हीट सप्लाई करके, या तो उसे हम लोग मतलब कैसे भी एनर्जी रिक्वेशन में उसको चेंज करेंगे, ठीक है। तो हम आओ बात करते हैं वाटर, वाटर बहुत एक लेवल है,
तो 2H2O यह फॉर्मूला होता है वाटर का। सभी को जानते हैं जब वाटर के साथ हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं, क्या कराएंगे? इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब क्या होता है? जल में विद्युत को क्या कर देना? अप्लाई कर देना। यानी यहाँ इलेक्ट्रोलाइसिस होता है जल विद्युत, ठीक है ना। इसमें देखो क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस जब कराते हैं तो यह तोड़ देता है 2H2 प्लस O2, 2H2 प्लस O2 में क्या कर देगा? तोड़ देगा। तो ये भी गैस और ये भी गैस, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को तोड़ देता है। यार सुनो ना, ये जो पानी के अंदर कोई हम लोग विद्युत प्रवाह देते हैं, करंट देते हैं, तो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं अलग अलग टूट जाते हैं। यानी दूसरी मॉलिक्यूल क्या करते हैं? टूट जाते हैं, यानी 2H2O प्लस। लेकिन जब इलेक्ट्रोलाइसिस करा रहे हैं, इसमें जब हम लोग विद्युत प्रवाह दे रहे हैं ना, इलेक्ट्रोलाइसिस विद्युत प्रवाह जब करा रहे हैं वाटर में, यह दो पार्ट्स में तोड़ रहा है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में तोड़ रहा है। यानी इसकी अवस्था को चेंज कर रहा है। क्या कर रहा है? इसकी अवस्था को चेंज कर रहा है, इसके मेटल को क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है, ठीक है ना। और जब देखिए किसी भी अगर मेटल का रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है और फिर से वो अपने रियल स्टेट में आ जा रहा है, तो चेंज जो हो रहा है वो फिजिकल चेंज होता है, ठीक है ना। तो आप इसे समझ रहे हैं इलेक्ट्रोलाइसिस से काम होता है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि तुम लोग समझ गए होंगे, ठीक। तो इतने सारे परिवर्तन होते हैं, इतने सारे लक्षण देखने को मिलते हैं, वो भी इसमें तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान। अब हम कुछ बात करने वाले हैं कि मेरा अगला टॉपिक क्या होगा, जो कि लास्ट टॉपिक है हम लोग का, रासायनिक समीकरण कहते किसे हैं, ठीक है ना। एक्चुअली मुझे तो बताना चाहिए पहले, बट अभी मैं बता रहा हूँ रासायनिक समीकरण कहते किसे हैं, ठीक है ना। तो रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लेने वाले जो भी पदार्थ होते हैं, ठीक है, और बनाने वाले पदार्थ के संगठित निरूपण को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मान लो इसी को मैं समझा दूंगा, इसी पे समझना, इसी पे या मैं एक लाइन लिख भी देता हूँ, रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है समझ लो। यदि बात किया जाए तो रासायनिक प्रतिक्रिया में, रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लेने वाले, यानी जो पार्टिसिपेट कर रहे हो, भाग लेने वाले पदार्थों बोल सकते हैं, अभिकारकों और बनाने वाले पदार्थों और बनाने वाले पदार्थों बनेगा तो क्या हो? प्रतिफल, प्रतिफल, ठीक है ना। प्रतिफल इस सांकेतिक निरूपण को, सांकेतिक निरूपण को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। देखो इसमें बहुत आसान है समझना कि रासायनिक अभिक्रिया है क्या। तो मैंने लिखा कि रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, ध्यान से समझना इस पॉइंट को। रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों यानी अभिकारक, जिसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट इंग्लिश में, और बनाने वाले पदार्थों के प्रतिफल के सांकेतिक निरूपण को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब देखो जैसे मैंने बोला नॉर्मल समझो कि यदि हम कॉपर के साथ Cu के साथ यदि हम ऑक्सीजन को ऐड करते हैं, ठीक है, Cu के साथ यदि हम ऑक्सीजन को ऐड करते हैं, क्या बनेगा? CEO, क्या बनेगा? CEO यानी कॉपर ऑक्साइड, क्या बनेगा? कॉपर ऑक्साइड। अब देखो ध्यान से, ध्यान से समझना, इधर वाले जो है, इधर वाले
इसे कहते हैं हम लोग अभिकारक। क्या कहते हैं? अभिकारक। ठीक है, और जो मैंने सिंबल का जो यूज किया, ठीक है, जिस एरो का मैंने यूज किया, मैंने इस दिखाने के लिए किया ताकि जो इस एरो के जो इस साइड बनेगा वो मेरा प्रतिफल होगा, यानी प्रोडक्ट होगा। ठीक है, जैसे मैथ में आप लोग इक्वलिटी दिखाते हो बनाते हो ना, वैसे यहाँ पे लोग एरो का यूज करते हैं अपने प्रतिफल को दिखाने के लिए। ठीक है, तो अभिकारक साइन के इधर का लेफ्ट साइड वाला अभिकारक होता है, राइट साइड वाला का प्रतिफल होता है। ठीक है ना, रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ और बनाने वाले पदार्थ के सांतत्तिक निरूपण को रासायनिक प्रतिक्रिया कहते हैं। देख लो यहाँ पे इस कॉपर प्लस ऑक्सीजन क्या कर रहा है? रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग ले रहा है, और भाग लेकर क्या बना रहा है? CO यानी कॉपर ऑक्साइड बना रहा है। और कॉपर ऑक्साइड को इन सभी रिएक्शन को जब हम लोग एक अच्छे तरीके से, एक अच्छे ढंग से जब निरूपण कर देते हैं, सांतत्तिक निरूपण कर देते हैं, तो क्या रासायनिक प्रतिक्रिया कहलाता है। ठीक है, और रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण के चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उन सभी पॉइंट को मैंने डिस्कस कर दिया है आपकी इस क्लास में। और याद रखिएगा कि हम लोग का जो कल का टॉपिक होगा, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, टॉपिक का नाम होगा अम्ल